बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है इनटू वेरिएबल। यहाँ पर करना क्या है कि हम एक्सरसाइज 3.4 का सोल्यूशन हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखा था और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखा था। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.4 का है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब कभी भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो आपको इंस्टेंट वीडियो अपडेट मिल जाए, जिससे कि आप लगातार अध्ययनरत रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पहला हमने करा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी या हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पर मान लेंगे कि माना नूरी की प्रेजेंट आयु यानी कि वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए यहाँ पे प्रथम शर्त से कह रहा है, प्रथम कंडीशन में सीधे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो सीधे से यहाँ पे है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 3 गुने 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी के वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व x -1 हो जाएगा और ये बराबर होगा 3 गुने y -5 के। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये यहाँ से x -5 और ये दे देगा 3y -15, या फिर हम कह सकते हैं इसको इधर ले आए तो x -3y = 5 -15, या कह सकते हैं कि x -3y = -10। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो द्वितीय शर्त से 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। तो देखिए जो नूरी की आयु हो जाएगी वो x-10 हो जाएगी और सोनू की आयु हो जाएगी y-10। इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो सीधे ये वैल्यू आपको दे देगा x -2y, क्या मिलेगा यहाँ से? x -2y = 10। इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, जिससे भी सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई मेथड बोला नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, सेकंड के थर्ड पार्ट की।
देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। देखिए इसमें कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। पहले देख लीजिए, माना संख्या का इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। यानी हमने यहाँ मान लिया कि जो 2 डिजिट नंबर है उसका 1 डिजिट x है और 10 डिजिट क्या है, y है। ठीक है, तो इसका संख्या क्या आ जाएगी, अतः यहाँ से जो संख्या मिलेगी वो 10y प्लस x मिलेगी, क्योंकि जो 10th डिजिट है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई और 1th डिजिट के साथ 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि 10y प्लस x। ठीक है, ये आपको संख्या मिल चुकी है। अब प्रथम शर्त से देखिए प्रथम शर्त जो आपको कह रहा है कि अंकों का योग कितना है, अंकों का योग बराबर 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 9 दिया है। और द्वितीय शर्त से सेकंड देखिए कंडीशन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है इसका 9 गुना, 9 गुना 9 गुणे 10y धन x, 9 गुना संख्या के अंकों से को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलट देंगे अगर इस संख्या के, जहाँ पे दहाई का अंक है वहाँ इकाई का और जहाँ इकाई का वहाँ दहाई कर दें, तो इसका पहले जो संख्या है उसका 9 गुना जो अभी नई संख्या बनी इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि सबको इधर ले आ देते हैं। तो 90y माइनस 2y 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा सीधे 11x माइनस 88 y इक्वल टू 0। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी मेथड से आपको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए जा चुके हैं, उनमें से किसी भी मेथड का यूज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। देखिए जिसका फोर्थ पार्ट है इसमें सीधे कह रहा है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे मान लीजिए भाई कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो अब इसमें देखिए प्रथम शर्त से
अब देखिए प्रथम शर्त से क्या है कि कुल नोट जो है कितने हैं। देखो भाई कुल नोट बराबर 25, यानी x प्लस वाई बराबर 25। अब द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा भाई, देखिए कुल पैसे कितने हैं या कुल रुपए, कुल कितने रुपए निकालना था उसको भाई, 2000 रुपए। तो 50 रुपए के अगर यक्स नोट हैं तो इससे कुल कितने रुपए मिलेंगे, 50 इंटू यक्स यानी 50 यक्स। और 100 रुपए के अगर वाई नोट हैं तो 100 वाई बराबर कितना, 2000। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 50 से डिवाइड कर दें, यहाँ यक्स हो जाएगा, यहाँ 2y और यहाँ 40। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। एक्स और वाई की संख्या आपको मिल जाएगी वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5वां पार्ट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि 3 दिनों का किराया फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। 3 दिन लेंगे उसका किराया निश्चित है, उसका अलग का जो प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर x रुपीज और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए प्रतिदिन, है ना, ये चीज है। तो भैया प्रथम शर्त देख लेते हैं। प्रथम शर्त ये है कि सरिता ने 21 दिन का 7 दिनों का किराया, तो 7 दिनों का किराया कितना है, 27 रुपये। 7 दिनों देखिए, 3 दिन अलग कर लीजिए, धन 4 दिन अलग कर लीजिए। 3 दिन का किराया यक्स है ना, नियत किराया। ये कैसा किराया, प्रथम तीन दिन का नियत किराया है ये। तो प्रथम 3 दिन किराया यक्स हो गया, और फिर अगले 4 दिन का वाई रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 4y बराबर 27 हो जाएगा, पहला शर्त। अब देखिए द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त से हो जाएगा कि सुशी जो है, सुशी ने 5 दिन का किराया, तो आपको दिया है 5 दिन का किराया, तो 5 दिन का किराया कितना है भाई, 21 रुपए। अब यहाँ पे क्या है, 3 दिन धन 2 दिन बराबर 21 रुपए। 3 दिन का यक्स और 2 दिन का 2y बराबर 21। ये दोनों समीकरण आपको मिल चुके हैं, और अब आप इनको हल करके क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब स्टूडेंट्स
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वज्र गुणनविधि का प्रयोग करके, या वज्र गुणनविधि क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, किन्हीं भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कि 2 वेरिएबल्स के हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म का है, तो दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म का है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन फाइंड करने का एक मेथड है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, या यहाँ पे x लिख रहे हैं, तो x के कोफिशिएंट को छोड़ करके y के कोफिशिएंट ऐसे लिख देंगे और फिर कांस्टेंट टर्म को उसी के साथ आगे लिख देंगे। फिर जब y के लिए हम सॉल्व कर रहे होंगे तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखे जाएंगे, देखिए c1 c2 पहले से यहाँ पे है, फिर a1 a2 लिख दिया जाएगा। फिर इसी तरह से कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे 1 यूज करेंगे, और 1 के साथ फिर पुनः जो है कि कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ a1 a2 लिखा ही है, साथ में b1 b2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिख देंगे x अपान b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल्स टू y अपान c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस तरह से एक ये हमें इक्वलिटी यहाँ से प्राप्त होगी, और इस इक्वलिटी के थ्रू हम लोग x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम इसको और इसको एक साथ ले लेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये सीधे सीधे हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से y की वैल्यू, ये वैल्यू उठ के इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर के वज्र गुणनविधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और ये प्रोसीजर यूज करेंगे। ठीक है भाई, इसे वज्र गुणन क्यों कहते हैं, इधर आप देखिए क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे लगातार बन रहा है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहुंचते हैं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशन पर, जिसमें 4 क्वेश्चन है। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, तो यही सेम प्रोसीजर हम लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी अप्लाई करेंगे। देखिए अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित अनेक हल हैं, यह आपको बताना है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनविधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले दिए हुए क्वेश्चन को आपको देखना है कि उसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह का है, यूनिक सोल्यूशन है कि मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन कंडीशन है तो उसका सोल्यूशन हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वही एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, तब के केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि अद्वितीय हल, तब के केस में हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, और बाकी किसी अनकंडीशन में अद्वितीय हल हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी आप ये कर लेंगे, अगर ऐसे मिलता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तब इसके अनेक हल मिलेंगे। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 मिलेगा, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अभी पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये A1 का A1 मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, A1/A2 निकाल लेते हैं 1/3, और B1/B2 निकाल लेते हैं -3/-9। ठीक है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब इसके बाद फिर C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। C1/C2 क्या है, तो -3/-2। तो ये और ये तो इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है, अतः इस समीकरण के कोई भी मूल या कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये भी काम खत्म हो गया इसका। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 5। तो इस 5 को इस पार ले आकर लिख ले रहे हैं, -5 = 0 करके लिख ले रहे हैं। और दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें भाई, पहले यहाँ निकाल लें A1/A2 जो कि 2/3 है, और B1/B2 देख लें तो 1/2 है। तो आपने देख लिया कि यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब देखिए, जब अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको हटा देते हैं, आपने इसको याद कर लिया और ठीक है। अब देखिए, तो क्या करेंगे भाई, हल प्राप्त करना है तो सीधे यक्स के लिए लिखेंगे। यक्स के साथ क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। तो यक्स के साथ वाई का जो कोफिशिएंट है 1 है और नीचे वाले में 2 है। फिर -5 और -8। फिर वाई के साथ ये लिख दिया, ये लिखेंगे 2,3। फिर 1 के साथ फिर से आ जाएगा 1,2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये एरो इधर चलेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अब देखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x/, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1 × -8 माइनस 2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ 2 × -5। फिर y के साथ -5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -5 × 3 माइनस -8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 × 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये x/। अब देखिए, यहाँ से -8 आएगा और यहाँ से -10 आ जाएगा। तो +10 में से -8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर y/, यहाँ से देखिए माइनस का 15 आएगा, 5 से 15, और यहाँ से माइनस प्लस का जो है 16 आ जाएगा। तो जब 16 प्लस है और 15 माइनस का है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 1 के साथ क्या आ जाएगा, 2 × 4 में 3 है 1। तो अब एक बार इसको ले लेंगे। जब x/2 = 1/1 तो x = 2 आ जाएगा। और जब y/1 = 1/1 तो y = 1 आ जाएगा। तो 1 और 2 इसके जो है आंसर हो जाएंगे। x = 2 और y = 1। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे।
अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है उनका आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले पता करेंगे कि भाई दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप का है। भाई यूनिक सॉल्यूशन है तभी सॉल्यूशन निकालेंगे, अन्यथा के केस में सॉल्यूशन आपको फाइंड नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा ही देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिए हुए हैं, एक तो समीकरण दिया हुआ है, पहला जो इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 7, ठीक है, 2x + 3y = 7 फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और फिर दूसरा दिया हुआ है a - b x + a + b y = 3a + b - 2, समीकरण नंबर 2 दिया है। अब कह रहा है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन है। अब यहाँ a1 तो 2 है और a2 क्या है, a - b, तो 2/a - b, b1 तो यहाँ 3 है और b2 वैल्यू a + b है, और c1 जो है 7 है और c2 की वैल्यू 3a + b - 2 है। ये मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से भाई 2 इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं। तो एक बार इसके साथ ये ले लेते हैं, एक बार इसके साथ ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे जब 2/a - b = 7/3a + b - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ 3a + b - 2 7a - b। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 और ये 6 इधर आकर के -a हो जाएगा, और ये 2b और ये 7b इधर आकर के ऐड हो जाएगा, +9b = 4 को उधर भेज दे रहे हैं तो +4। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा a और b में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब उसके बाद आप इन दोनों को एक साथ लीजिए, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा जब 3a + b = 7/3a + b - 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3a + b - 2 इधर 7a + b। तो अब इसको और सिंप्लीफाई इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये दे देगा 9a और +3b - 6, और इधर से मिल जाएगा 7a + 7b। इधर से लाएंगे तो 2a मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7a को इधर लाएंगे तो 9a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 3b 7b को इधर लाएंगे तो -7b हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -4b = इस 6 को उधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं।
केवल अपने पास इक्वेशन 3 एंड 4 को रखते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। करते क्या है ना कि अब यहाँ पे कर लेते हैं इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 3 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 4। ठीक है, तो 3 में जो है 2 का मल्टीप्लाई कर करेंगे तो -2a प्लस 18b प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। और यहाँ से इसको ऐसे ही लिखना है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। इनको ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 14b से 14। तो b इक्वल टू क्या है 14/14 यानी 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई, तो किसी भी रख देते हैं। सम इक्वेशन थर्ड है ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9b माइनस 4, 9 इंटू 1 माइनस 4 यानी कि 5। तो आपको यहाँ पर मिला करके a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1 मिल चुका है। ठीक है, a इक्वल टू 5 और b इक्वल्स टू 1 के लिए जो है इसका नो सोल्यूशन होगा। आप वैल्यू यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ 4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 4 रखेंगे है ना, 6 हो जाएगा, 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा 5 और 1। और यहाँ से 5 रखेंगे है ना, ये के 15, 16 माइनस 2 7 यानी 14 हो जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं के लिए हमारे पास क्या है भाई, a1 इक्वल्स टू a1 b1 इक्वल टू a2 b2 एंड a नॉट इक्वल टू c1 c2। ठीक है, तो सीधे आप यहाँ पे a1 b1 a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 कर लीजिएगा, वहीं से इसका सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनविधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं या पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको आपको प्रतिस्थापन से भी हल करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी, और साथ ही साथ इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करें और फिर देखें कि कौन सी विधि आपको जो है इजी लगती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद इससे पहले कि हम लोग वीडियो समाप्त करें, आपसे पुनः गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब कभी भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अधिक से अधिक लोग जिससे कि लाभान्वित हो पाएँ, ये आपकी और हमारी कोशिश होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।